Hello and Assalamu alaikum viewers. Today's topic is about state responsibility. As we have discussed before, the concept of state is very much central to international law. International law, क्योंकि primarily it deals with the state, and state is a primary and a most active subject of international law. क्योंकि आखिरकार इंटरनेशनल लॉ को बनाया भी तो स्टेट्स नहीं था ना, कि वो आपस में अपनी रिलेशनशिप्स को चला सके। और ये तो बाकी चीज़ें तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या और नॉन स्टेट एंटिटीज़ तो बहुत बाद में आई। सो लेट अस स्टार्ट। First definition: International Law Commission termed state responsibility as those circumstances under which a state becomes liable for wrongful acts. So it means that जब एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट के खिलाफ कोई wrongful act करे, wrongful act वो एक्ट होता है जो कि कोई एक established इंटरनेशनल रूल को ब्रीच करे, तभी तो वो wrongful act कंस्टिट्यूट होगा ना। बिल्कुल जिस तरह लोकल लॉज में भी हम कहते हैं ना कि एक रॉन्गफुल इंजरी, एक लीगल इंजरी कौन सी होती है, जो कि किसी के कोई राइट को आपने स्नब किया हो। तो इसी तरह इंटरनेशनल फॉरम में, इंटरनेशनल सिनेरियो में, अगर कोई स्टेट किसी दूसरी स्टेट का कोई राइट, यानी कि कोई ऐसी कोई ब्रीच हो जो इंटरनेशनल रूल की ब्रीच होनी चाहिए, तब वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तब ब्रीच ऑफ ड्यूटी में बी एक्ट और ओमिशन, इट कैन बी एनी एक्ट, it can be a wrongful act, it can be an attack over another country, it can be omission in the sense that you did not prevent your land from extremists, and those extremists could go to another country and to commit some violent acts. आपका काम है कि अपनी सरजमीन पे टेररिस्ट को रोकना। अगर आप ये काम ओमिट करेंगे तो भी आपने रॉन्गफुल एक्ट किया। द प्रॉब्लम राइज व्हेन सच रॉन्ग इज डन बाय और थ्रू फेडरेटिंग यूनिट और फ्रॉम एनी प्रोटेक्टेड स्टेट। अब देखें, ये एक बात जो हमने पीछे पढ़ी थी काइंड ऑफ सॉवरेंटी में, कि अगर कोई प्रोटेक्टोरेट स्टेट है जिसके इंटरनेशनल लाइबिलिटीज़ को, इंटरनेशनल जो उसके बिजनेसेस को, वो जो दूसरी स्टेट है वो उससे डील कर रही है, तो अगर वो स्टेट कोई गलत काम करती है, तो क्या जो स्टेट जिसने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है या जिसके साथ वो अंडर, जिसकी सुजैनिटी में है, अगर वो वेसल स्टेट है तो उसकी सुजैनिटी में होगी, अगर वो प्रोटेक्टोरेट स्टेट है तो उसके इंटरनेशनल अफेयर्स को वो दूसरी स्टेट देख रही होगी। तो इस सूरत में क्या वो स्टेट बाइंडिंग है, वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? तो रूल ऑफ थंब इज दैट द फेडरेशन एंड प्रोटेक्टिंग स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल। याद रख लें कि जब काइंड ऑफ स्टेट्स में जो हमने पढ़ा था उसमें यही था ना, कि अगर कोई फेडरेशन है तो ये ऐसे ही, जैसे अगर पाकिस्तान में अगर कोई एक प्रोविंस का कोई बंदा कोई काम गलत कर रहा है, तो इंटरनेशनल सिनेरियो में ये नहीं कहा जाएगा कि वो प्रोविंस लाइबल है, पूरी की पूरी स्टेट लाइबल हो जाती है। सम इंस्टेंसेस ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। नंबर 1, ब्रीच ऑफ ट्रीटी एंड एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ब्रीच ऑफ ट्रीटी, और फॉर श्योर जब आपने किसी के साथ ट्रीटी कंक्लूड की है, तो वियना कन्वेंशन ऑफ ट्रीटीज 1969, यू हैव टू कंसिडर दैट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ ट्रीटी देन देयर इज नो एस्केपिंग। फिर आपने ट्रीटी साइन कर ली, उसको रेक्टिफाई कर लिया, इन्फोर्स कर लिया, उसके बाद अगर आपने उसके साथ उससे फिर जाएंगे, देन यू हैव टू रिपेयर यू हैव टू प्रोवाइड रिड्रेसल टू दैट ओमिशन और दैट रॉन्गफुल एक्ट। Charso factory case 1928, again it's a very important case, we have discussed it before and we will discuss it later too in our topic of leading cases of international law, where it was held that breach of an engagement has to be repatriated, it has to be repaired. When you are breaching a provision, when you are breaching a rule, you have to compensate. It will not involve the contracts entered by a state and alien citizen or corporation. एंग्लो इरानियन ऑयल, इसमें हुआ ऐसे था, बेसिकली मिसाल ये इसलिए थी ये इसमें कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, उसने ईरान के साथ ये मुआहदा किया कि हम आपके वहाँ से ऑयल निकालेंगे, लेकिन जब एक वक्त आया 1951 में, ईरान ने चीज़ों को नेशनलाइज करना शुरू किया, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वैसे ही ख़त्म करना पड़ा उनको। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो जो उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट्स की थी, वो ज़ाया चली गई। इंग्लैंड ने इस केस को टेकअप किया आईसीजे ने, तो आईसीजे ने इसको रिजेक्ट किया इंग्लैंड के
खिलाफ इसको उन्होंने फैसला सुना और कहा कि नहीं, ये स्टेट का और इंडिविजुअल का मामला था। अगर आप का इसमें कोई स्टेट का इंटरेस्ट है, इन इंग्लैंड की स्टेट का कोई इंटरेस्ट है, तो इट शुड हैव provide tangible proofs of that. So you can see this case is a very important one. State responsibility in expropriation. अच्छा, next है expropriation of property. Expropriation of property is somewhat confusing for sure, क्योंकि expropriation of property का ये है कि अगर कोई foreign property आपकी स्टेट में यानी किसी और स्टेट में मौजूद हो, तो क्या आपकी स्टेट के पास ये पावर्स हैं कि उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले ले, उसको कन्फिस्केट कर ले या उसको नेशनलाइज कर ले। यही ऊपर वाला केस, एंग्लो ईरानियन ऑयल केस, यहाँ पे भी आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ईरान ने नेशनलाइज किया था और उसमें जो प्रॉपर्टीज़ जो नेशनलाइज हुई थी वो उस कंपनी की थी जो कंपनी उनके अपनी मुल्क की नहीं थी, वो दूसरे मुल्क की थी, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट्स थी उन तेल के कुओं पे। तो आपने, लेकिन आईसीजे ने चूँकि कहा कि ये सारों को नेशनलाइज कर रहे थे, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, इसलिए ऐसे एक्सप्रोप्रिएशन वो जायज़ है। वरना दूसरी सूरत में, ऑफ कोर्स इस सूरत में जितना उनको पैसा आया उनके पास उन चीज़ों को सेल करके वो उन्होंने उनको देना बनता है कि आप जिसकी इन्वेस्टमेंट है उसको आप उतने पैसे वापस करें। लेकिन वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट को अपनी कंटिन्यू नहीं कर सकता ड्यू टू नेशनल पॉलिसी। Responsibility as to injury to aliens. It's a very important one. It's the responsibility of a state to protect the aliens like its own citizens, right? An alien has a right to sue in case of harm done to him by any of citizen of the state in courts of that state. अब आपके पाकिस्तान में अगर कोई एलियन आता है और यहाँ पे कोई एक पाकिस्तानी उसके साथ कोई हार्मफुल एक्ट करता है, उसको कोई इंजरी पहुँचाता है, तो उस बंदे के पास ये राइट है कि वो इस कोर्ट में जाके वो सू करे। हाँ, अगर ये फैसला नॉर्म्स ऑफ जस्टिस के ख़िलाफ़ है तो फिर वो अपनी स्टेट को रुजू कर सकता है और वो स्टेट फिर आपकी स्टेट के साथ वो लेवल पे आके बात कर सकती है। फिर ये एक मसला जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है। स्टेट्स आर बाउंड टू प्रिवेंट लाइव्स ऑफ एलियंस फ्रॉम एनी मॉब। मॉब मीन्स कि अगर कोई बहुत बड़ा कोई ग्रोह आ रहा है, कोई रेवोल्यूशनरीज हैं, वो मारना चाह रहे हैं, जिस तरह के ये जो केस है, इस केस में काउंट बेर्नाडोट और एक फ्रेंच ऑब्जर्वर था, ये अरब और इसराइल की जंग के वक्त उस जगह पे तैनात था जहाँ पे इसराइल का कब्ज़ा था, वहाँ पे ये मारे गए। तो इसके बाद यूएन के जो अंडर थे, तो यूएन ने इसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ डैमेजेस क्लेम किए, तो इसराइल ने डैमेजेस पे किए। तो ये केस है जो आप इसको आप पढ़ें तो ये इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। मैंने इन सारे के ये जो केसेस हैं इनको मैंने इसीलिए इधर रखा है ताकि फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यू कैन गो ओवर देयर, यू कैन see the rules which have been laid down by these case laws. Next one is, in the same way states are responsible to prevent the violent acts of insurgents. इंसर्जेंट्स के वायलेंट एक्ट्स को प्रिवेंट किया जा अगर कर सकती है तो, क्योंकि कई दफ़ा इंसर्जेंट इतने पावरफुल होते हैं कि स्टेट्स कुछ ना कर सकें। नेक्स्ट वन इज, स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स परफॉर्म बाय इट्स रिप्रेजेंटेटिव। दिस इज अ काइंड ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। वाइकेरियस लाइबिलिटी. Vicarious liability is the liability when some act is done by your servant or your agent who is working under your authority. तो उसके किए हुए काम, उसने कोई आपके नौकर ने कोई काम किया हो इन द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, तो आप उसके उस गलत काम को भी आपको ओन करना पड़ जाता है, आपको कंपनसेट करना पड़ जाता है। स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स परफॉर्म्ड बाय इट्स रिप्रेजेंटेटिव, बट सच रिस्पॉन्सिबिलिटी is accepted only to the extent of such acts that are out of its powers and jurisdiction। के किसी पावर्स में, यानी कि आपकी पावर ही नहीं थी ये और आपने वो काम किया, आप स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो फिर स्टेट बाइंडिंग, फिर स्टेट पे ये बाउंड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल डेलिक्वेंसी। इंटरनेशनल डेलिक्वेंसी मीन्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी, not breach of treaty rule. It's a simple breach of duty. For example, if somebody has done some wrong, और जिस स्टेट के खिलाफ उसने रॉन्ग किया उस स्टेट के साथ उसकी कोई ट्रीटी नहीं थी। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि देखें, ये ऐसे ही जैसे आपका एक स्टेट है, एक आपकी स्टेट है, कोई और एक और स्टेट है, और उस स्टेट ने आपके खिलाफ, आपके साथ उस स्टेट की कोई ट्रीटी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उसके किसी एक्ट से आपको ग्रीवेंस हो गई है, उसका कोई एक्ट ऐसा हुआ कि जिससे इंटरनेशनल लॉ उसने ब्लॉकेट कर लिया आपका ख्वामखा, उसने आपके इनवॉइस को उसने मार दिया, या उसने कोई ऐसा काम किया, उसका
उसका रिवर जो था, वो रिवर आपके पास से भी गुजरता था, उसने उस रिवर में पॉल्यूटेड वाटर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे आपकी फसलें ख़राब हो रही। तो ये इस किस्म की चीज़ों को हम डेलिंक्वेंसी का नाम देते हैं। बट इसमें जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्यूटेबिलिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब क्या, ये कहना तो आसान है लेकिन करना, बट प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी बड़ी मुश्किल है कि क्या एक स्टेट कब बाउंड होगी। तो वो जो बाइंड करने का जो है, उसके लिए आपके पास दो शराइत लाजमी हैं जिनको आपने फुलफिल करना है। नंबर वन, दैट कंडक्ट ऑफ स्टेट ऑर्गन और ऑफिशियल शुड बी इंटरनेशनल ब्रीच, कि जो कोई कंडक्ट है, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ब्रीच होगी तो ही तो कोई रॉन्गफुल एक्ट पैदा होगा ना। और सच ब्रीच विल अंडर इंटरनेशनल लॉ बी एट्रीब्यूटेड टू द स्टेट, और इंटरनेशनल लॉ उस ब्रीच को उस ब्रीच को उस स्टेट के साथ इम्प्यूट कर रहा है। पीछे वही केस, इसराइल वाला केस, जब वो यूएन के ऑब्जर्वर्स मर गए, वो मारा तो किसी और ने था, इसराइल की स्टेट के ऑफिशियल्स ने तो नहीं मारा था ना उनको, लेकिन इसराइल की स्टेट जो है वो बाउंड हो गई कंपनसेट करने के लिए। ऐसा ही एक केस मैक्सिको में भी हुआ था। उस वक़्त वहाँ पे एक मॉब था, उसने यूएस सिटीजन्स को मारा, तो बाद में कहा गया भी कि आपका काम था इनको प्रिवेंट करना, आप ये किसी वो ऑर्गन ने बेशक ना किया हो, यानी कि आपके क्योंकि पुलिस जो था वो एज सच ऑर्गन है भी और एज सच ऑर्गन नहीं भी, लेकिन ऑर्गन तो वो इस सेंस में बन जाता है कि वो वहाँ पे उनका काम था कि वो रोकें, और उन्होंने वो नहीं रोका। तो बहरहाल ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसी जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं इन दिस क्वेश्चन, एंड आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू। Thank you so very much for watching, and until next video, I bid you farewell.